महल वाले ससुराल में बिजली नहीं। आकृति गरीब घर से थी, पर उसकी शादी महल जैसे घर में होती है, जहां ससुराल में आकर आकृति बड़ा सा दरवाजा, गार्डन में शावर देख काफी खुश होती है। मेरा ससुराल तो काफी अच्छा है, घर के बाहर इतना बड़ा दरवाजा, गार्डन, शावर, सब कुछ कितना अच्छा है, और मेरा घर तो बिल्कुल महल जैसा है। आकृति अपना महल ससुराल देखते हुए अंदर जाती है, जहां घर में घुसते ही उसे सामने बड़ा सा हॉल, सोफा, टेबल, शोपीस का सामान आदि महंगी चीज देखने को मिलती है। भाभी, आप थोड़ी देर दरवाजे पर ही रहो, माँ अभी पूजा की थाल लेकर आती होंगी। काजल, माँ को बोल जो करना है जल्दी करे। माँ के इन रस्मों के चक्कर में मेरी बैंड बज रही है। कितनी गर्मी हो रही है, सीधा धूप सिर पर लग रही है यहाँ। अरे सब्र रखो, आ गई मैं। इतना बोल आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। दीपक, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से कमरे में चलते हैं ना। माँ, आपकी सारी रस्म खत्म हो गई हो तो कमरे में जा रहे हैं आराम करने। इतना बोलकर दीपक आकृति के साथ कमरे में जाता है, जहाँ एक ही टेबल फैन होता है। आकृति पंखे के पास जाकर बैठ जाती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और अगली सुबह कितनी गर्मी हो रही है, जल्दी से अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती हूँ, उसके बाद कमरे में जाकर पंखा चलाकर बैठ जाऊंगी। आकृति जल्दी से अपनी पहली रसोई करके घर वालों को खाना देती है। खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाना जानती हो। आहा, मजा ही आ गया। माँ, मुझसे और नहीं खाया जाएगा, बहुत गर्मी लग रही है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, रात को मैं अपनी दोस्त के घर रुकूंगी पढ़ाई करने के लिए। काजल बहाने बनाकर घर से निकल जाती है, तो वहीं सबको खाना खिलाकर आकृति भी अपने कमरे में जाती है और पंखा चलाने के लिए स्विच बोर्ड देखने लगती है। दीपक, घर में एक भी स्विच बोर्ड नहीं है, मैं यहाँ पंखा कैसे चलाऊं? रहने दो, तुमसे पंखा नहीं चलेगा, ये पंखा डायरेक्ट है, मैं नीचे से चला दूंगा। ससुराल महल जैसा, पर यहाँ बिजली फिटिंग क्यों नहीं दिख रही? शायद इनविजिबल फिटिंग है। दीपक नीचे जाकर पंखा चलाते हुए ऑफिस के लिए चला जाता है। अब आकृति पंखे के पास बैठ जाती है और कुछ ही देर में लाइट चली जाती है। हे भगवान, इस लाइट को भी अभी जाना था, इतनी गर्मी हो रही है। आकृति गर्मी से बचने के लिए कमरे की खिड़की दरवाजे खोल देती, तो वहीं गर्मी से बचने के लिए आशा भी पड़ोसी के घर में जाकर बैठ जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन। अरे आशा बहन, तुम्हारे बेटे की शादी को 1 हफ्ता हो गया है और तुम हो जो बिजली देने का नाम ही नहीं ले रही। जानती भी हो इस बार हमारा कितना बिल आ गया। शादी की वजह से मैंने सिर्फ 3 दिन के लिए तुम्हें बिजली दी थी और तुमने 15 दिन निकाल दिया। अरे बहन, क्यों नाराज हो रही है? बहू को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए कुछ दिन और बिजली रख ली थी। अब ले जाओ बिजली का तार। हद होती है बहन कंजूसी की भी। अब तो गांव में हर किसी के घर में इन्वर्टर, सोलर पैनल, बिजली है, और तुम हो जो महल जैसा घर तो बना लिया पर बिजली नहीं लगवा रही। पता नहीं ऐसा भी कौन सा खर्च हो जाएगा तुम्हारा। शोभा सुनाकर अपना बिजली का तार वहां से लेकर चली जाती, तो वहीं गर्मी से परेशान आकृति अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरे कमरे का पंखा नहीं चल रहा, लगता है सुबह से लाइट गई है जो आई नहीं है अभी तक। बहू, पंखा तो तब चलेगा ना तेरे कमरे का जब घर में बिजली होगी। हमारे इस महल जैसे घर में सब कुछ है सिवाय बिजली के। तू नहीं जानती, पर शादी से पहले ही हमने ये महल जैसा घर बनवाया है और शादी में भी काफी खर्चा हो गया है। मैंने बिजली फिटिंग वाले से बात की तो वो अलग से खर्च मांग रहा था। अब इतना खर्चा कौन करे? पहले इतना खर्चा हो चुका है, इसीलिए हमारे घर में बिजली ही नहीं। और अब तू भी हमारी तरह गर्मी में रहने की आदत डाल ले। आशा की बात सुनकर आकृति को बड़ी हैरानी होती है और रात को अंधेरे में बेचारी आकृति को खाना बनाना पड़ता है। एक तो गर्मी, ऊपर से ये अंधेरा, हद होती है कंजूसी की भी। क्या फायदा इतनी बड़ी सुंदर रसोई और महल जैसा घर बनवाने का जब इस घर में बिजली ही नहीं है। मोमबत्ती जलाकर गुस्से में आकृति सब्जी काट रही होती है, जिसमें उसकी उंगली भी कट जाती है। ये सब कुछ इस अंधेरे की वजह से हुआ है। कितना खून निकल रहा है मेरे हाथों से। आकृति मुंह बनाकर अपने कमरे में जाती है और खराब कपड़ा फाड़कर अपनी उंगली में बांध लेती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और आकृति देखती है कि काजल आए दिन किसी न किसी बहाने से गर्मी से बचने के लिए घर से निकल जाती है। माँ, अपने घर में बहुत गर्मी हो रही है, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। तेरे पैर टिकते कहाँ इस घर में? जहाँ जाना है जा, पर अपने पिताजी से पूछ ले। अरे भाग्यवान, इसमें पूछना क्या है? कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, आराम से आना। हम गर्मी में वैसे ही सब रह रहे हैं, हमारी वजह से तुम भी क्यों मरो। विनोद के ताने सुनकर आशा मुंह बनाकर वहां से चली जाती। समय बीतता है और अब आकृति से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे ही एक रात, दीपक, तुम तो अपने पूरे परिवार के साथ छत पर सोने के लिए चले जाते हो, मैं अकेली अंधेरे में गर्मी में सोती हूँ। मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, कुछ करो और माँ जी को बोलो कि घर में बिजली लगवाएं। माँ जब पापा की और मेरी नहीं सुनती तो वो तुम्हारी क्यों सुनेंगी? तुम हमारे साथ छत पर चलो, वहाँ तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। इस महल जैसे घर से तो अच्छा मेरा मिट्टी का घर था, कम से कम मेरे घर में बिजली तो थी। उस दिन आकृति भी मुंह बनाकर छत पर सोने के लिए चली जाती, जहाँ से काफी मच्छर काटते और वो सो नहीं पाती। अरे भाभी, आप अभी तक सोई नहीं? पता नहीं काजल, तुम और पूरा परिवार कैसे छत पर सो रहा है, यहाँ कितने मच्छर काट रहे हैं।
भाभी हमें तो अब आदत हो चुकी है, मुझे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए मैं पूरे दिन घर में नहीं रहती। आप सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। इतना बोलकर काजल भी सो जाती। समय गुजरता है और आए दिन गर्मी से परेशान आकृति कभी अपनी सास को कहती तो कभी अपने पति से लड़ती, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। तो वहीं अंधेरे में खाना बनाने की वजह से कभी खाना जल जाता तो कभी उसमें नमक तेज हो जाता। ऐसे ही एक रात, बहू आज खाने में नमक डाला है या नमक में खाना? पापा जी घर में इतना अंधेरा और गर्मी है कि ना दिमाग काम करता है ना ही शरीर। बहू अच्छे से जानती हूँ मैं, ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो, पर मेरी भी बात कान खोलकर सुन लो। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि घर में बिजली लगवा सकूं। आशा आकृति पर भड़क कर वहां से चली जाती है और अगले दिन, मेरे मायके में बिजली है, मैं कुछ दिन अपने मायके जा रही हूँ रहने के लिए, मैं और यहाँ गर्मी में नहीं रह सकती। बहू माफ करना, मैं अभी तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं दे सकती। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, लोग समाज क्या कहेंगे, और अगर तुम घर से बिना मेरी परमिशन के गई तो वापस कभी मत रखना। आशा आकृति की एक नहीं सुनती और एक दिन गर्मी की वजह से आकृति की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियां चक्कर आने लगते हैं। पर सही समय पर आशा आकर अपनी बहू को संभाल लेती है और उसे नींबू पानी देती है। अब तबीयत ठीक है ना बहू? हाँ जी, अब तो तबीयत तभी ठीक हो पाएगी जब घर में बिजली आएगी। लाइट न होने की वजह से और गर्मी के कारण मेरी तबीयत खराब हुई है। अब तो घर में बिजली ले आओ। बहू ये सब तो बस तेरा बहाना है। शर्मा कर बहू ना हर वक्त एसी में रहती है, उनके घर में बिजली है, हर महीने 20,000 रुपए बिल आता है, पर फिर भी देखो हॉस्पिटल में भर्ती है। तू क्या चाहती है, घर में बिजली लाकर मैं भी फिजूल के 20,000 बिल वाले को दूं? इस बार भी आशा नहीं मानती, जिसके बाद आकृति गर्मी से बचने के लिए अपनी नंद के साथ उसकी दोस्त के घर चली जाती है। पर जब आशा पूरे घर में अपनी बहू को नहीं देखती तो वो डर जाती है। अरे दीपक बेटा, लगता है तेरी बीवी हमेशा के लिए मायके चली गई। माँ ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अब हर गांव में बिजली है, पर आप ही को पता नहीं बिजली बचाने का कितना शौक है। महल जैसा घर तो बना लिया, पर क्या फायदा उस घर का जब घर में हर समय अंधेरा रहता है। अगर आकृति दोबारा ससुराल नहीं आई तो मैं भी घर छोड़कर ससुराल में बैठ जाऊंगा। दीपक की बातें सुन आशा और भी ज्यादा डर जाती है। शाम को पूरा परिवार घर आता है और वो लोग बिजली को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी आकृति भी काजल के साथ आती है और अपनी बहू को देख, बहू ये सब क्या था? जानती भी है मेरी सांस ही अटक गई थी। माँ जी तो बस ट्रेलर था, मैं जानबूझकर आपको डराने के लिए गई थी, पर अगर घर में आपने बिजली नहीं लगवाई तो मैं सच में अपने मायके ही चली जाऊंगी और तब तक नहीं आऊंगी जब तक बिजली नहीं लग जाएगी। फिर लोग समाज आपको कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। माँ अब मान भी जाओ, बिजली न सही सोलर पैनल ले आओ, जो खर्चा लगेगा एक बार लगेगा। बिजली की टेंशन ही खत्म, धूप से चार्ज होगा और हर समय घर में बिजली भी रहेगी। महल जैसा घर अंधेरे में अच्छा नहीं लगता माँ, महल को महल जैसे चमकने दो। सही कह रहे हो तुम लोग, अब तो मुझे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बहू तुमने कर दिखाया, देर से ही सही, पर तुम्हारी सास को अकल तो आई। आशा की बात सुनकर आकृति को काफी खुशी होती है और वो अगले ही दिन अपने पति के साथ मार्केट जाती है और वहां से कुछ सोलर पैनल लेकर आती है। साथ ही एक हफ्ते के अंदर उनके घर बिजली का काम भी हो जाता है। इसके बाद पूरे दिन सोलर पैनल धूप में चार्ज होता है और घर में बिजली रहती है, जिससे उनका महल जैसा घर और भी सुंदर लगता है। महिमा कितनी गर्मी है ना, क्लासरूम में 2-2 एसी लगे हैं लेकिन कूलिंग नाम की भी नहीं है। माया कहाँ इतनी गर्मी है, मौसम ठीक है, चुपचाप से लेक्चर पर कॉन्सेंट्रेट कर। वो इतनी गर्मी में कैसे पढ़ सकता है? माया महिमा स्टैंड अप। क्या बातें चल रही हैं तुम दोनों के बीच क्लास में? मैम वो माया को गर्मी लग रही थी तो वो एसी की कूलिंग बढ़ाने के लिए कह रही थी। हम भी तो इस क्लासरूम में हैं, हमें तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है। लगता है तुम्हें एसी में रहने का कुछ ज्यादा ही शौक है। यस टीचर, मुझे एसी में रहने का काफी शौक है, बचपन से ही मैं एसी में पली बड़ी हूँ। आप प्लीज या तो एसी की कूलिंग बढ़ाइए या एसी चेंज करवाइए। वो क्या है ना माया, ये एसी मेरे नहीं है, कॉलेज के हैं। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो कॉलेज के प्रिंसिपल से जाकर बात करो या तुम खुद लगवा दो इस क्लास में न्यू एसी। ठीक है मैम, मैं क्लास में कल ही एसी लगवा देती हूँ। वो क्या है ना, मेरे पेरेंट्स के पास पैसों की कमी नहीं है। इतने ही पैसे हैं ना तुम्हारे पेरेंट्स के पास, तो उनसे कहकर किसी नए कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें पास करने से रही। अपना बैग उठाओ और निकलो क्लासरूम के बाहर। माया एटीट्यूड में अपना बैग उठाती है और क्लासरूम से बाहर जाने लगती है। तभी बेल बजती है और महिमा भी माया के पीछे पीछे आ जाती है। टीचर को सिर्फ सॉरी बोल देती, बात को इतना आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी। और यार मेरे ख्याल से तुझे बिना एसी के रहने के लिए आदत डालनी होगी। हर वक्त तुझे एसी मिले जरूरी तो नहीं। यार अगर ये सब लोग एसी में नहीं रहे तो उसमें मेरी क्या गलती, बट मैं बिना एसी के नहीं रह सकती। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं जा रही हूँ कोल्ड कॉफी पीने। तू चल रही है मेरे साथ?
माया का फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा अच्छा था, जिसके चलते माया के कमरे में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे चार एसी लगे थे। बचपन से ही माया को एसी में रहने की आदत थी, जिसके चलते अब यही आदत उसकी कमजोरी बन चुकी थी। समय गुजरता है और शहर के पास वाले गांव में माया का रिश्ता हो जाता है और कुछ वक्त में माया की एक पवन नाम के लड़के से शादी होती है। शादी करके माया पवन के साथ उसके खेतों के बीचों बीच बने बड़े से घर के अंदर बहू बनकर आती है। कितनी सुंदर देवरानी लाई है माँ जी आप मेरी, कहीं मेरी नजर न लग जाए इसे। जल्दी से काला टीका लगा देती हूँ। बहू काला टीका लगाकर अंदर से सूखी लाल मिर्च भी ले आना, ना जाने मेरी बहू को कितने लोगों की नजर लगी होगी। सभी बड़े प्यार से माया का स्वागत करते हैं। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद जब माया अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे में कहीं पर भी एसी नहीं है। ये देख माया के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या पवन, तुम्हारे कमरे में एक भी एसी नहीं है? ये तुम्हारा ही कमरा है ना, कहीं नौकरों का तो नहीं है? कमरे की सजावट देखकर लग रहा है कि नौकरों का कमरा होगा माया, ये हमारा ही कमरा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे कमरे में एक भी एसी नहीं है। कमरे में तो एसी जब होगा ना जब मैं कमरे में रहता होऊंगा। मतलब तुम अपने कमरे में नहीं रहते? तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। भाभी ने तुम्हें अभी तक लगभग पूरा घर दिखाई दिया होगा और हमारे पूरे घर में कहीं पर भी एसी नहीं है। हमारा घर हमारे खेतों के बीचों बीच बना है, इसलिए वहां वैसे ही ठंडक रहती है। और मैं तो अपने ऑफिस के सिलसिले में हफ्ते भर शहर में रहता हूँ और जब आता हूँ तो सबके साथ बाहर खेतों में सोता हूँ। मैं तो बिना एसी के एक मिनट भी नहीं रही हूँ, अब मैं क्या करूंगी? पवन की बात सुनते ही माया के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो जल्दी से अपने कपड़े बदल लेती है। थोड़ी देर में जैसे ही रात होती है माया की जेठानी आकांक्षा आती है। अरे आकांक्षा, तुम अभी तक कमरे में ही बैठी हो, चलो बाहर आ जाओ। माया जैसे ही आकांक्षा के साथ बाहर खेतों में जाती है तो देखती है कि चारों तरफ सबके सोने के लिए खाट बिछ चुकी हैं और सब एक एक करके सोने की तैयारी कर रहे हैं। चलो माया, तुम भी सो जाओ, थक गई होगी ना काफी। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बाहर खेतों में कैसे सो सकती हूँ? मुझे बिना एसी के सोने की आदत नहीं है, और तो और आज तो हमारी सुहाग रात भी है, मैं घर के अंदर ही सोऊंगी। हम सब शुरू से ही खेतों में ही सोते आ रहे हैं, बाहर हवा भी काफी अच्छी चलती है। तू कहाँ अंदर गर्मी में सोएगी? यहाँ गांव है, यहाँ अक्सर रात के अंधेरे में बिजली चली जाती है, खामखा परेशान होगी। आजा हमारे साथ बाहर खेतों में सो ले। मैंने कह दिया ना कि मैं बाहर खेतों में नहीं सोऊंगी तो नहीं सोऊंगी। एक तो आपके पूरे घर में एक एसी नहीं है, ऊपर से आप मुझे खेतों में सुला रहे हैं। माया गुस्से में तिलमिलाए हुए अपने कमरे में जाती है और पंखा चलाकर सोने की कोशिश करती है। तभी अचानक रात में बिजली चली जाती है। क्या मुसीबत है, एक तो बिना एसी के खेतों में सोने वाले ससुराल मिला है, ऊपर से बिजली भी चली गई। इसका मतलब अब क्या मुझे सच में खेतों में सोना पड़ेगा? न चाहते हुए भी गर्मी से परेशान हो रही माया बाहर आकर खेतों में सोने की कोशिश करती है, लेकिन रात भर माया को ठीक से नींद नहीं आती और ऐसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है। माँ जी, मैं कल रात बड़ी मुश्किलों से खेतों में सोई थी। आपके पास इतने सारे पैसे हैं, जमीन जायदाद है, तो आप मेरे कमरे में एसी क्यों नहीं लगवा देती? और अगर लाइट जाती है तो जनरेटर भी तो लगवा सकते हैं ना। बहू, पैसा है लेकिन अभी शादी में भी काफी खर्चा हो गया है और हाल फिलहाल में हमने अभी जमीन भी खरीदी है। एसी तो लगवा दे, लेकिन बिजली जाती रहेगी तो क्या फायदा? कुछ दिनों की दिक्कत है, फिर धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी खेत में सोने की। माँ जी, आप समझने की कोशिश करिए, मैं खेतों में नहीं सो सकती। लता माया की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। तो वहीं बेचारी माया को आज भी खेतों में ही सोना पड़ता है। माया गहरी नींद में अभी गई ही थी कि तभी एक टिड्डा जाकर माया की नाक पर बैठ जाता है। मेरी नाक पर क्या है, हटाओ इसे। माया जैसे ही आंख खोलती है तो उस टिड्डे को अपनी नाक पर बैठा देख काफी तेज चिल्लाती है, जिससे सबकी आंखें खुल जाती हैं। ये क्या भाभी, आप एक छोटे से टिड्डे से डर गई हैं? आप भी ना, मुझे लगा कि आपने शेर देख लिया हो। हंस लो बेटा, एक दिन तुम्हारी भी बारी आएगी जब तुम्हें पता चलेगा। माया पैर में अंगूठे से लेकर सिर के बालों तक चादर ओढ़कर सो जाती है और अब जैसे ही सुबह उठकर माया अपने पैर जमीन पर रखती है तो देखती है कि उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि गोबर पर पड़े हैं। हाय हाय, ची ची ची, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। लगता है गाय ने बिल्कुल टारगेट सेट करके मेरी खाट के पास ही गोबर किया है। भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं खेतों के बीच। माया अंदर जाती है और हाथ पैर धोने लगती है। तो वहीं आज रात भी माया को ढेर सारे मच्छर परेशान करने लगते हैं। जहाँ सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो वहीं माया बेचारी मच्छर मारने में लगी हुई थी। कुल मिलाकर 15 मच्छर मार दिए हैं। अब बस कुछ और बाकी है, फिर सबका खेल खत्म। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। काफी दिनों बाद आज माया खेतों में चैन की नींद सो रही थी। तभी अचानक बेमौसम बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के चलते सभी लोग घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही माया जाती है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो कीचड़ में लथपथ हो जाती है।
अब बस यही दिन देखना रह गया था। खेतों पर सो सोकर मैंने अपना मुंह भी काला करवा लिया। अरे माया, ऐसा क्यों बोल रही हो? खेत है कि यहाँ अक्सर थोड़ा सा पानी गिरने से भी कीचड़ हो जाती। चलो अपना हाथ दो। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपके सहारे की। एक काम करिए, पहले आप जी भरकर हंस लीजिए, फिर मेरी मदद करना। कहकर थक गई मैं आप लोगों से कि मुझे खेत में नहीं सोना है। बिना एसी के तो मैं फिर भी कमरे में जैसे जैसे करके सोने की कोशिश करती, लेकिन खेतों में कैसे सोऊंगी? अब मैं चली अपने मायके। माया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। समय देख रही हो, रात के 10 बज रहे हैं। इस वक्त तुम शहर जाओगी? चुपचाप से अंदर जाओ और नहाकर कपड़े बदल लो। अब तो मैं अपने कपड़े अपने मायके में ही बदलूंगी। माया इसी गंदी हालत में कमरे में जाती है और गुस्से से अपना सारा सामान पैक करके बाहर आ जाती है। बारिश रुकते ही माया जैसे ही बस लेने के लिए जाती है तो देखती है कि रात होने की वजह से एक भी बस नहीं है और बेचारी माया को वापस अपने खेतों वाले ससुराल में आना पड़ता है। कभी माया को मच्छर सताते तो कभी पास के जंगलों से अजीब अजीब जानवरों की आवाज सुनकर माया घबरा कर उड़ जाती। ये मच्छर और जानवर की आवाज मुझे सोने देने से रही। एक काम करती हूँ, खाट उठाकर उस तरफ चली जाती हूँ। क्या पता उस तरफ मच्छर और जानवर की आवाज परेशान ना करे। माया अपनी खाट लेकर खेत से थोड़ी दूर जाकर सोने लगती है। माया को सोए हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि तभी माया को एक अजीब आवाज आती है। माया जैसे ही आंख खोलकर देखती है तो उसके पैरों के आसपास जमीन पर एक भालू का बच्चा बैठा था। ये तो भालू है। माँ जी, पिताजी, जेठानी जी, जल्दी से उठिए, भालू का बच्चा मुझे खा जाएगा। माया के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग उठ जाते हैं। तो वहीं मिथिलेश जल्दी से एक डंडे पर कपड़ा बांधकर उसे जलाकर माया के पास आता है। उन लोगों को देख वो भालू का बच्चा डरकर वापस जंगल की तरफ भाग जाता है। तो वहीं अब सब माया को घर के अंदर लेकर आते हैं। थोड़ा पानी पी लो और रिलैक्स हो जाओ। भगवान का शुक्र है उस भालू ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कहने को तो वो भालू का बच्चा था, लेकिन काफी खतरनाक था। क्यों बाबा? सही कहा तुमने बेटा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि पवन और माया बहू अब हमारे साथ इस खेतों के बीचों बीच नहीं रहेंगे। क्या? लेकिन क्यों बाबा? हमसे कोई गलती हुई है क्या? बेटा, गलती तुमसे नहीं बल्कि हमसे हुई है। हम सबको तो खेतों में सोने की आदत है, लेकिन हमने माया बहू के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि वो शहर से आई है, उसे कितनी दिक्कत होती होगी। तुम तो काम के सिलसिले में शहर रहते हो, लेकिन बेचारी माया बहू का क्या होगा? इसलिए अब तुम हमारे साथ इस घर में न रहकर यहाँ से थोड़ी दूर मेन गांव में जो हमारा घर है वहां पर तुम लोग रहो, और वहां मैं एक एसी भी लगवा दूंगा। जो भी कुछ हुआ उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। माया बहू से ज्यादा हमारे लिए और कुछ भी जरूरी नहीं है। जिन ससुराल वालों को माया अब तक इतना गलत समझ रही थी, उनकी बातें सुनकर माया की आंखें भर आती हैं। और अब अगले दिन ही माया अपने पति के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है और आराम से अब कमरे में लगे एक ही एसी में अपना अच्छे से गुजारा करती है।